अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम दो तरह के क्यूसी टेस्ट पढ़ेंगे, एक हार्डनेस टेस्ट और दूसरा फ्राइबिलिटी। हार्डनेस टेस्ट होती क्या है? हार्डनेस बेसिकली इस टेस्ट को ब्रेकिंग फोर्स और क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये वो ब्रेकिंग फोर्स होती है या वो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है जिसके साथ एक टैबलेट ब्रेक करती है। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट अलॉन्ग इट्स डायमीटर बाय अप्लाइंग कंप्रेशन लोडिंग इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग फोर्स या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ। कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है एक टैबलेट को ब्रेक करने के लिए अलॉन्ग इट्स डायमीटर। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हार्डनेस क्यों ज़रूरी है किसी भी टैबलेट के लिए। टैबलेट की हार्डनेस इसलिए ज़रूरी है कि वो मैकेनिकल शॉक्स को विथस्टैंड कर सके। कौन से मैकेनिकल शॉक्स? लाइक अगर आप टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पैकेजिंग के दौरान, शिपमेंट के दौरान, टैबलेट्स ऐसे मैकेनिकल शॉक्स को प्रिवेंट कर सके, विथस्टैंड कर सके। ये ना हो कि पैकेजिंग के दौरान ही टैबलेट टूट जाए। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टैबलेट्स के अंदर इतनी हार्डनेस होनी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को विथस्टैंड कर सके। ठीक है, इसके अलावा रीजनल अब्यूज़ व्हेन इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, जब पेशेंट उस टैबलेट को ले रहा है तो ऐसा ना हो कि पेशेंट जब उसको यूज़ कर रहा है उसके हाथों में ही वो टैबलेट टूट जाए। ठीक है, तो इतनी हार्डनेस उस टैबलेट के अंदर होनी चाहिए कि वो विथस्टैंड करे रीजनल अब्यूज़ विद इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। इसके अलावा द रिलेशनशिप ऑफ हार्डनेस टू द टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैबलेट्स के अंदर इतनी हार्डनेस होनी चाहिए कि वो जो टैबलेट है वो अपनी डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल को अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। अगर टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं करेगी। जो उसका रिक्विजिट पीरियड ऑफ टाइम है डिसइंटीग्रेशन का वो सही से ऑब्टेन नहीं होगा। लेकिन अगर टैबलेट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो विथस्टैंड नहीं करेगी रीजनल अब्यूज़ को, हैंडलिंग, शिपमेंट और डिस्पेंसिंग की वजह से। ठीक है, तो टैबलेट की हार्डनेस जो होगी ना वो एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है हर टैबलेट के लिए, तो वो उतनी ही उसकी हार्डनेस होनी चाहिए ताकि उसका डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल भी अच्छा आए, उसकी जो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसा ना हो कि टैबलेट इतनी ज़्यादा हार्ड है कि वो डिज़ोल्व ही ना हो सके। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड रेंज होती है हार्डनेस की, उस रेंज के अंदर टैबलेट की हार्डनेस ज़रूर होनी चाहिए, वरना इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, वो सारी इफ़ेक्ट होंगी। अच्छा, हार्डनेस ऑफ टैबलेट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो कंप्रेशन फोर्स पे, मतलब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो आपके पास टैबलेट पंचिंग मशीन है उसमें आप कितनी फोर्स के साथ टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, जब आप पाउडर या ग्रेन्यूल्स उसमें पुट करते हो अपने डाई के अंदर, तो उसके बाद जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो कितनी फोर्स के साथ जो अपर पंच है वो डाई को कंप्रेस कर रहा है, उसके अंदर जो पाउडर है उसको कंप्रेस कर रहा है, वो फोर्स कितनी है, इस चीज़ पे आपकी टैबलेट की हार्डनेस डिपेंड करती है। इसके अलावा आप कौन सा बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब आप टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हो उसके अंदर डिफरेंट एक्सीपिएंट्स होते हैं, एक एक्सीपिएंट होता है बाइंडिंग एजेंट। आप कौन सा बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो और कितनी कंसनट्रेशन में बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ से भी टैबलेट की हार्डनेस अफेक्ट होती है। तीसरी बात ये कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो हार्डनेस प्रिपरेशन के लिए, मतलब अगर टैबलेट प्रिपरेशन के लिए आप वेट ग्रेनुलेशन मेथड यूज़ कर रहे हो या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है हार्डनेस। मोस्टली ये होता है कि जो आप वेट ग्रेनुलेशन मेथड यूज़ कर रहे हो उससे टैबलेट की हार्डनेस अच्छी होती है। बाकी यही सारी बातें हैं कि टैबलेट की हार्डनेस बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, टैबलेट बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि वो डिसइंटीग्रेशन अपना प्रोफाइल अच्छा दे, डिसोल्यूशन इजीली होनी चाहिए उसकी। अगर टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो फर्स्ट आप उसकी डिसइंटीग्रेशन चेक करोगे, अगर उसकी डिसइंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स हैं तो फिर तो आप बैच को एक्सेप्ट करोगे, वरना अदरवाइज आप बैच को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपके पास डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं टैबलेट्स की हार्डनेस के लिए, जिनमें जो इंपॉर्टेंट और अच्छी कंपनीज हैं उनमें है फार्माटेस्ट है, मोनसेंटो, अर्विका और प्रिफाइजर। जो स्पीड इसमें होती है अर्विका और फार्माटेस्ट के डिस्टिंक्ट हार्डनेस टेस्टर में वो होती है 0.05 से 3.5 मिलीमीटर पर सेकेंड, और फोर्स जो कांस्टेंट इसमें अप्लाइड होती है 10 to 200 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप जो अपनी टैबलेट्स है उसको प्लेस करते हो दो एनवल्स के अंदर। एक एनवल आपका मूवेबल होता है, दूसरा फिक्स एनवल होता है। जब फोर्स उसको अलॉन्ग इस डायमीटर, जो मूवेबल एनवल है वो टुवर्ड्स टैबलेट मूव करेगा और उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब जिस फोर्स के साथ टैबलेट ब्रेक करेगी आपने वो फोर्स नोट कर देनी है, ठीक है। वो उसकी क्या होगी, ब्रेकिंग फोर्स होगी। ब्रेकिंग फोर्स के इसके डिफरेंट यूनिट होते हैं हार्डनेस के। केजीएफ होता है, न्यूटन होता है, केपी होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 kp इक्वल्स टू होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, और वो भी इक्वल होता है 1 kgf पे। लेकिन ये सब सारे जितने भी 1 kp 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 kgf होते हैं वो सारे इक्वल्स टू होते हैं 9.8 न्यूटन, ठीक है। कन्वेंशनल टैबलेट्स की बात की जाए तो उनकी हार्डनेस होती है 5 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वेंशनल टैबलेट्स ये जो जनरली आप यूज़ करते हो, कोई भी अनकोटेड टैबलेट्स ले लो आप, जैसे आपके पास पैरासीटामोल टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, तो इन सब की रेंज होगी 5 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हैं या फिर चूएबल टैबलेट्स हैं तो इनकी हार्डनेस कंपैरेटिवली कम होती है, इनकी हार्डनेस होती है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेन्ड रिलीज हैं, कोई आपके पास कंट्रोल रिलीज टैबलेट है, तो इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है बाकी टैबलेट्स की निस्बत, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी रिलीज़ भी अप टू 24 आवर्स तक होती है, स्पेशल कोटिंग होती है, तो इनकी हार्डनेस होती है 10 to 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को देखें तो आप नीचे देख सकते हो ग्रीन कलर में आपके पास टैबलेट है, एक तरफ फिक्स्ड लिखा हुआ है। फिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड एनवल है, और दूसरी ऑपोजिट साइड पे आपके पास होगा एक मूवेबल एनवल। जब आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करोगे तो जो मूवेबल एनवल है वो एक फिक्स्ड फोर्स के साथ मूव करेगा और टैबलेट की तरफ मूव करेगा। जब वो टैबलेट के साथ अटैच होगा, उसको टच करेगा, तो टैबलेट फ़ौरन से ब्रेक करेगी। अब जिस फोर्स के साथ टैबलेट ब्रेक करती है ना, वो फोर्स आपने नोट कर लेनी चाहिए। कन्वेंशनल टैबलेट्स की बात की जाएगी तो वो फोर्स होगी 5 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूएबल टैबलेट्स के लिए वो होगी 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर सस्टेन्ड और मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स हैं आपके पास तो उनकी हार्डनेस होगी 10 to 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने हार्डनेस टेस्ट के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट को एट्रिशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ टैबलेट स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड शॉक्स दैट कॉज टैबलेट टू चिप और पाउडर। इसमें क्या होता है कि अक्सर आपकी जो टैबलेट्स हैं वही सारी चीज़ें आपके जो आपने पीछे पढ़ी थी कि रीजनल अब्यूज़ हो गया या फिर मैकेनिकल शॉक्स हो गए, तो उसमें क्या होता है कि टैबलेट्स जो होगी ना वो पाउडरी हो जाती हैं, उसमें पाउडर उसके ऊपर अटैच हो जाता है, चिपी नेचर की हो जाती हैं, पाउडरी हो जाती हैं ड्यूरिंग शॉक्स और फ्रिक्शन। इस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। पीछे हम बात करते हैं हार्डनेस, तो हमें हार्डनेस रिक्वायर्ड थी, स्पेसिफाइड लिमिट के साथ हार्डनेस हमें रिक्वायर्ड थी, लेकिन फ्राइबिलिटी ऑफ टैबलेट्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ करते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपने कंट्रोल पैरामीटर्स के साथ फ्राइबिलिटी को मिनिमाइज़ करने हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब आप उसको टेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें जब आप टेस्ट करते हो तो कितनी % फ्राइबिलिटी अलाउड है वो हम देखेंगे, और उसको कैसे टेस्ट करेंगे हम वो चीज़ देखेंगे। अब हम फ्राइबिलिटी मेजर क्यों करते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। अगर हम फ्राइबिलिटी टैबलेट्स दैट टेंड टू पाउडर एंड फ्रेगमेंट व्हेन हैंडल, अगर आपकी टैबलेट्स के अंदर फ्राइबिलिटी हो रही है, वो पाउडरी हो रही है और उसके अंदर तो क्या होगा कि जो पेशेंट एक्सेप्टेंस है ना वो उसमें कम हो जाएगी। सपोज़ कोई पेशेंट है और वो किसी टैबलेट को खोलता है, उसमें जब देखता है तो वो बहुत ही पाउडरी है, तो ज़ाहिर है पेशेंट का दिल नहीं चाहेगा ऐसी टैबलेट यूज़ करने का। इसका मतलब ये है कि उसमें कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कम है, एलिगेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी टैबलेट्स में फ्राइबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग, कोटिंग या पैकेजिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डर्टी प्रोसेस होगा, ठीक है। पाउडर यहाँ पे उड़ेगा यहाँ वहाँ, तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी प्रोसेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत आपके पास डिफ़िकल्टीज आएंगी, कोटिंग और पैकेजिंग के दौरान भी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके अंदर आपकी टैबलेट के अंदर फ्राइबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा कि वेट वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सपोज़ आप देख रहे हो कि एक ही बैच के अंदर वेरिएशन कम होनी चाहिए, वेट की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर टैबलेट्स के अंदर फ्राइबिलिटी है तो वेट वेरिएशन आएगी, आपकी वेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। किसी टैबलेट का वेट 525 होगा, 525 mg है एक ही बैच के अंदर, तो किसी का 475 होगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी।
आपकी जो वेट वेरिएशन की लिमिट्स हैं वो उसको क्रॉस कर जाएंगी। तो जो फ्राइबिलिटी है उसको मिनिमाइज़ करना है। हमारा मकसद ये है कि उसकी फ्राइबिलिटी की जो रेंज है, जो आपकी टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी है, उसको आपने मिनिमाइज़ करना है। अदरवाइज वेट वेरिएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी उसकी नहीं होगी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो टैबलेट के अंदर कंटेंट है एपीआई का, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। फ्राइबिलिटी के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फ्राइबिलेटर। फ्राइबिलेटर में क्या होता है कि आपके पास एक प्लास्टिक चैम्बर होता है जिसका डायमीटर होता है 287 मिलीमीटर। आप इस फिगर में देख सकते हो, आपके पास एक सर्कुलर शेप में, एक स्फेरिकल शेप में आपके पास एक प्लास्टिक चैम्बर है। ठीक है। इस प्लास्टिक चैम्बर भी किसको कहते हैं और इसको ड्रम भी कहते हैं। इसका जो डायमीटर वो होता है 287 मिलीमीटर। इसकी डेप्थ होती है 38 मिलीमीटर और इसका रेडियस होता है 6 इंचेस। ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक स्लिट आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर रेड कलर की टैबलेट्स प्लेस की जाती हैं। ठीक है। जब ये अपना स्फेरिकल जो शेप आपके पास ड्रम है ये रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये जो टैबलेट्स हैं वो नीचे आके ड्रॉप करेंगी। ठीक है। जो ये ड्रम रिवॉल्व करेगा तो टैबलेट्स भी ड्रॉप करेंगे। अब ये कितनी हाइट से ड्रॉप करेंगे, वो होंगी 6 इंचेस। ठीक है। ये अपनी जितना भी इस ड्रम का रेडियस है ना, उस रेडियस की हाइट से ड्रॉप करेंगी और वो रेडियस है 6 इंचेस। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी जितने भी टैबलेट्स हैं उनको कंबाइनली आपने सारी टैबलेट्स को इसके अंदर प्लेस करने हैं और इस पर देखना है कि शॉक का क्या इफेक्ट आता है टैबलेट्स पे और उसकी फ्राइबिलिटी कितनी होती है। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि पीछे आ जाते हैं। इसमें आप क्या करोगे कि अपनी टैबलेट्स को प्लेस करोगे फ्राइबिलेटर के अंदर और उसका इनिशियल वेट पहले फाइंड आउट करोगे। फिर उसको जब आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद उसका फाइनल वेट फाइंड आउट करोगे। अब हम कितना सैंपल यूज़ करेंगे वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो टैबलेट है उनका वेट कितना है। एक टैबलेट का वेट यानी कि यूनिट वेट कितना है टैबलेट का, उसको आप देखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्लेम्ड अमाउंट होती है, मोस्टली टैबलेट्स पे लिखा होता है कि इसकी क्लेम्ड, इसमें टोटल वेट कितना है। जनरली 500 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो उसमें सपोज अगर आपके पास फॉर टैबलेट हुज यूनिट वेट इज़ लेस देन 650 mg या पे इक्वल्स टू 650 mg, अगर आपके पास ऐसी टैबलेट हैं जिनका वेट 650 mg से कम है या फिर 650 mg के बराबर है, तो आप इतना सैंपल्स लोगे टैबलेट्स का कि वो टोटल 6.5 ग्राम का सैंपल हो जाए। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टैबलेट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई टैबलेट है एक्स। अब एक्स का आपके पास वेट है 500 mg। ठीक है। अब 500 mg वाली ये जो एक्स टैबलेट्स हैं वो आप इतनी ज़्यादा टैबलेट्स लोगे कि टोटल वो 6.5 ग्राम का सैंपल बन जाएगा। बेशक उसके अंदर 10 टैबलेट्स आ रही हैं, 12 टैबलेट्स आ रही हैं, जितनी भी टैबलेट्स आ रही हैं, लेकिन आपका जो टोटल सैंपल है वो होगा 6.5 ग्राम का। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास यूनिट वेट 650 mg से ज़्यादा है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप 10 टैबलेट्स लोगी। ठीक है। सपोज आपके पास एक टैबलेट है वाई, उसका वेट है 700 mg। तो अब ये 700 mg वाली जितनी वाई टैबलेट्स हैं, आप इसकी 10 टैबलेट्स इसमें से लोगे, तो ये जो 10 टैबलेट्स हैं ये पूरी की पूरी आप अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लेस कर दोगे। इंस्ट्रूमेंट्स को आपने कितनी देर तक मतलब चलाना है और उसकी रेवोल्यूशंस कितनी होंगी। जो आपका प्लास्टिक चैम्बर है वो 25 RPM पे मूव करता है, 25 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और हमें रिक्वायर्ड है 100 रेवोल्यूशंस। तो इसका मतलब ये है कि आप 25 RPM फॉर 4 मिनट्स करोगे तो टोटल आपके पास हो जाएंगी 100 रेवोल्यूशंस। ठीक है। हमारी फ्राइबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने उस टैबलेट को 100 टाइम्स रिवॉल्व कराने, 100 रेवोल्यूशंस होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। 25 RPM फॉर 4 मिनट्स विल मेक 100 रेवोल्यूशंस। आपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को जो आपके प्लास्टिक चैम्बर है इसको निकाला, स्लेट के अंदर आपने टैबलेट्स प्लेस की, कितना सैंपल होगा वो आपने देखा कि यूनिट वेट के मुताबिक आपने इसको देख लिया। सपोज 700 mg वाली आपके पास टैबलेट है, आपने 10 टैबलेट्स ली हैं और उसके अंदर प्लास्टिक चैम्बर के अंदर डाल दी। अब इन 10 टैबलेट्स का आपने पहले इनिशियल वेट भी किया था। अब टैबलेट्स को आपने ड्रम के अंदर डाल के उसको स्टार्ट करवा दिया है। ठीक है। आपने उस पर अंदर टाइम एडजस्ट किया है 25 RPM फॉर 4 मिनट और वो स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा कि आपका जो ड्रम है वो रिवॉल्व करेगा 4 मिनट्स तक। 4 मिनट्स के बाद आपने उसको स्टॉप करवाना है। उसके बाद उसके ड्रम को खोलना है और टैबलेट जो आपकी 10 की 10 टैबलेट्स उनको निकाल के उनको डी डस्ट करना है और आपने उनको क्या करना है, उनका फाइनल वेट फाइंड आउट करना है।
अब जो आपका इनिशियल वेट था और जो फाइनल वेट, उसको आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे और परसेंट वेट लॉस निकालोगे। परसेंट वेट लॉस कैसे फाइंड आउट होगा? फाइनल वेट को इनिशियल वेट में से माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे क्या पता चलेगा आपका कितना वेट लॉस हुआ है ड्यूरिंग जो आपके शॉक्स थे, ड्यूरिंग फ्राइबिलिटी, आपके जितने भी शॉक्स थे 100 रेवोल्यूशंस के अंदर, उसमें ज़ाहिर है कुछ वेट आपका लॉस होगा ड्यू टू चिपमेंट। तो आप वो वेट देखोगे और आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है कि जो आपका परसेंट वेट लॉस होगा वो नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, ठीक है। उसकी रेंज ये है कि वो 1% से ज़्यादा ना हो। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि रेंज इसकी लेस देन 1% नहीं है, इसकी रेंज है नॉट मोर देन 1%। और लेस देन 1% और नॉट मोर देन 1% में डिफरेंस ये है कि अगर हम लेस देन की बात करें तो उसमें 1% इंक्लूडेड नहीं है, 1 से कम इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम नॉट मोर देन 1% की बात करें तो 1% इटसेल्फ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्राइबिलिटी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हार्डनेस या फिर फ्राइबिलिटी में तो आप उनसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर फ्राइबिलिटी एंड हार्डनेस। थैंक यू।